भर्ती के चयन की प्रक्रिया के वक्त आप एक नई पॉलिसी ले आते हैं तो ये तो भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं ना। बैकडोर आप एंट्री करा रहे हैं और ये होता है बिहार में। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये बिहार में होता है, बैकडोर एंट्री ही होती है। जिसकी पहुंच होती है नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के पास या अधिकारियों के पास, या जिसकी जेब में माल होता है उसकी भर्ती हो जाती है। यही पर अगर सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बाकी है तो आए, सरकार के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। नेशनल चैनल में सुर्खियां बनता है बिहार जब वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि किस तरीके से बिहार के शिक्षकों से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब नहीं होते। भले वो सामान्य ज्ञान के हो, किसी विषय से जुड़े हुए हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, अलग अलग उसकी जानकारी उस विषय के टीचर कोई नहीं होती। मैं बहना ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार सुने हम लोग की मांगों को। और इन्होंने कहा कि हम लोग यहीं पर बैठे बैठे हम लोग मर जाएंगे। मर तो ये लोग वैसे भी रहे भाई, आप इनकी नहीं बहाली कीजिएगा, घर परिवार तो वैसे ही मर जाएगा। पहले जाकर गुरु के चरण स्पर्श करो। यहाँ पर वो लोग सड़क पर बैठे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सर मुंडवाकर अपने घर परिवार को छोड़कर दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं चिलचिलाती धूप गर्मी में, और उसके बावजूद राज्य सरकार उनकी बातों को सुनना तक जरूरी नहीं समझती। विनम्रता के साथ ये अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आस्था का सहारा ले रहे हैं। आज इन लोगों ने हवन भी किया। आज 4 दिन से लोग यहाँ पे बैठे। जब तक सरकार हमारी मांगे न मान ले और मर जाएंगे, मिट जाएंगे इस धरती पर, लेकिन न उठेंगे इस संकल्प के साथ। भैया एक बात और छूट गया था, पूरे हिंदुस्तान में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों की बहाली है। क्या बिहार हिंदुस्तान का बाहर है? केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय में जब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो क्या बिहार हिंदुस्तान से बाहर है? आप कैसे कर सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान में सबके साथ न्याय मिलेगा, और बिहार में अगर गरीब का बेटा हो गया, दलित का बेटा हो गया, मुसलमान का बेटा हो गया तो उसके साथ न्याय नहीं मिलेगा। उसको मानसिक रूप से विकलांग। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से बिहार शर्मसार होता है। नेशनल चैनल में सुर्खियां बनता है बिहार जब वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि किस तरीके से बिहार के शिक्षकों से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब नहीं होते। भले वो सामान्य ज्ञान के हो, किसी विषय से जुड़े हुए हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, अलग अलग उसकी जानकारी उस विषय के टीचर कोई नहीं होती। मैं बहरहाल मैं उन लोगों पे भी उंगली नहीं उठा रहा। संभवतः उनकी काबिलियत किसी और क्षेत्र में थी, बिल्कुल, पर उनको इस क्षेत्र में धकेल दिया गया भ्रष्टाचार की वजह। संभवतः उनका बहुत बेहतर उपयोग कहीं और किया जा सकता था, पर जो उपयोगी लोग हैं, जिनमें योग्यता है, उनको भ्रष्टाचार की दिया जाता है और ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाती है जो उस क्षेत्र के काबिल तो नहीं है, कम से कम किसी और विषय, किसी और विभाग के काबिल वो जरूर होंगे। काबिलियत हर बिहारी में है, मैं इस बात को मानता हूँ। यही बिहारी है जो बिहार से बाहर निकलता है, ना सिर्फ अपने लिए रोजगार कमाता है बल्कि उद्यमी बनकर 100-50 लोगों को रोजगार देने की हिम्मत रखता है। पर वही बिहारी अपने बिहार में अवसर नहीं पा पाता है, अपने बिहार में उसको सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ये जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब हो रही है, इसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार सुने हम लोग की मांगों को। और इन्होंने कहा कि हम लोग यहीं पर बैठे बैठे हम लोग मर जाएंगे। मर तो ये लोग वैसे भी रहे भाई, आप इनकी नहीं बहाली कीजिएगा, घर परिवार तो वैसे ही मर जाएगा। कहाँ जाएंगे ये लोग, कैसे खाएंगे, कैसे अपने माता पिता, घर में परिवार के सदस्यों का गुजारा कैसे कोई करेगा? मर तो ये लोग वैसे भी जाएंगे, मर ये लोग आज भी रहे। पर अगर सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बाकी है तो आए, सरकार के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, मैं खुद उनका स्वागत करूंगा अगर वो आएंगे। पर अगर वो नहीं आ सकते, उनके अधिकारी आए, उनके मंत्री आए कम से कम, और आए, इनकी बातों को सुने, और आपको फिर जो जायज लगता है एक बार सुन तो लीजिए भैया। सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार बैठिए, बैठ के चर्चा कीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा, हम अपना पक्ष रखेंगे। तो आग्रह करता हूँ, और आज ही पुनः पत्र के माध्यम से भी, और संभवतः मैं प्रयास करूंगा कि एक प्रतिनिधि मंडल हमारी पार्टी का उनसे मिलना चाहे, जिसमें साथी भी हमारे मौजूद होंगे। अगर इनके मंत्री अगर हम लोग को समय देते हैं तो हम लोग का प्रतिनिधि मंडल एक उनसे मिलने का आग्रह करेगा। जाएंगे, वहाँ पे जाकर हम लोग बात रखेंगे। आप अगर गर्मी में नहीं आ सकते तो हम ही आपके पास चले जाएंगे। आपको सब कुछ पता है भाई,
देखिए हमारी भी आप लोग समझ ही रहे सीमाएं हैं, ना हम सरकार का हिस्सा है, ना पक्ष ना विपक्ष, हम तो खुद ही अभी एकदम अलग हैं। तो पर इतना जरूर है कि आपकी आवाज बुलंदी से पहुंचे, और इसमें मैं मीडिया के साथियों से पुनः आग्रह करूंगा, यही लोग हैं जो आपकी आवाज को और बुलंदी दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से भी ये करता रहूंगा प्रयास, पर आप लोग एकदम हिम्मत से कर रहे हैं, आपके साहस को पहले तो मैं सलाम करता हूं, और पूरे संयम के साथ आप लोग कर रहे हैं। 2011 से भटक रहे हैं, ऐसा गलत पॉलिसी बनाया हुआ है। एकेडमिक बहुत खराब है। डिग्री देखो, शिक्षक भारतीय बोर्ड बन जाएगा सबके कल्याण। 2007 एक बात बहुत बढ़िया है, 2006, 7, 8 में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, किसी का 60% है, 80% वाला फोटो कॉपी लगा के नौकरी लगा लिया। अब 1.5 लाख फोल्डर गायब है, सुने होंगे ना भैया। 2019 का भी पास है, फोल्डर गायब वाला मैटर देख रहे हैं ना, वो सब एक धांधली है। सर मैं 1 मिनट बोलना चाहूँगा। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैंने सीबीएसई कॉपी का चेक किया है। मेरा एकेडमिक 2005 में परीक्षा हुई थी, 2005 में राष्ट्रपति शासन था बिहार में, उस समय पूरे बिहार का रिजल्ट खराब हुआ था। इसमें मेरी गलती है। सरकार कहती है कि एकेडमिक कम शिक्षकों की बहाली करेंगे, उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा लिया, उसमें हम टॉप रैंकर हैं, हमारी बहाली नहीं होगी क्योंकि प्रतियोगिता से वो बहाली नहीं कराना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के अंकों पे आप बहाली कीजिए, एकेडमिक पे डिग्री लाओ, नौकरी पाए वाला सिस्टम बंद कीजिए। और जिस स्थिति में देख ही रहे हैं आप, जो हवन की जा रही है सद्बुद्धि के लिए शिक्षा मंत्री का, क्या आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया होगी जो बिहार के अभ्यर्थी रोड पे आए और सड़कों पर अपनी जिंदगी के लिए और अपने भाई इससे ज्यादा विडंबना और दुखद परिस्थिति किसी राज्य की नहीं हो सकती। शिक्षक जिनको हम लोग गुरु का दर्जा देते हैं, जिनको हम लोग भगवान से ऊपर मानते हैं, भाई हम लोग के संस्कारों में यही सिखाया गया है ना कि भगवान सामने हो और शिक्षक सामने हो, आपके गुरु सामने हो तो पहले जाकर गुरु के चरण स्पर्श करो। यहाँ पर वो लोग सड़क पर बैठे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सर मुंडवाकर अपने घर परिवार को छोड़कर दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं इस चिलचिलाती धूप गर्मी में, और उसके बावजूद राज्य सरकार उनकी बातों को सुनना तक जरूरी नहीं समझती। ये तो बहस का विषय बाद में आएगा कि इनकी मांगे जायज नाजायज, वो आप बाद में, पहले आप सुनिए तो। बिहार की विधानसभा में ये प्रश्न उठाया गया, उसका जवाब नहीं आया। मतलब सरकार इस बात को एक्नॉलेज तक करने को तैयार नहीं है, उसका जवाब देना तो दूर की बात है, पहले आप एक्नॉलेज तो कीजिए कि जो ये मांगे उठा रहे हैं वो मांग है इनकी, सही गलत तो बाद में आप उसका निर्णय करेंगे। पर कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की चीजें, इनसे आके मिलना तक, बातें करना तक जरूरी नहीं समझता, इनका मांग पत्र तक स्वीकार करना जरूरी नहीं समझता। पुनः आज मैं अपनी तरफ से तो खैर मैं उनसे मांग करूंगा ही, भाई मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूरी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं और मैं जानता हूं, भाई मैं भी 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूं, मैं जानता हूं कि इनकी मांगे सही हैं। आप एक विज्ञापन निकालते हैं, एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, उसके आधार पर आप नियुक्ति नहीं करते, ये कहाँ का न्याय है भैया? आप ही नहीं पॉलिसीज बनाई ना, आप उसमें आप बोलिए कि भाई ये तुम्हारे मेरिट्स में तुम पूरे नहीं उतर रहे हो, उस वक्त आप हमारा कैंसिलेशन कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम सारे पैरामीटर्स आपके फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद आप हमारी भर्ती नहीं कर रहे हो, और उसके बाद भर्ती के चयन की प्रक्रिया के वक्त आप एक नई पॉलिसी ले आते हैं, तो ये तो भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं ना, बैकडोर आप एंट्री करा रहे हैं। और ये होता है बिहार में, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये बिहार में होता है, बैकडोर एंट्री ही होती है। जिसकी पहुंच होती है नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के पास या अधिकारियों के पास, या जिसकी जेब में माल होता है उसकी भर्ती हो जाती है। और यही कारण है कि आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब होती है। जब शिक्षकों से जाकर आप लोग कैमरा माइक लगाकर जब आप लोग उनसे पूछते हैं उनके विषय के बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में, शिक्षक जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति संभवतः किसी और क्षेत्र के लिए बहुत काबिल होगा, पर आपने जिस क्षेत्र में उसको लगाया हुआ है उसके काबिल ही नहीं है, और पूरे देश में बिहार की छवि खराब होती है, और इसीलिए शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जरूरी है बिहार में नई शिक्षा नीति के गठन की। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने प्रमुखता से इन बातों का मैंने जिक्र किया कि किस तरीके से एक नई शिक्षा नीति की जरूरत है बिहार में, और इसकी अनदेखी की वजह से, इसको नहीं पूरा किए जाने की वजह से आज बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। यही बिहार के युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, ना सिर्फ अपने लिए रोजगार कमाते हैं बल्कि उद्यमी बनकर 150 दूसरे वहां के लड़कों को रोजगार देते हैं, पर अपने प्रदेश में सड़क पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती, कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार कान आंख मूंद कर बैठी हुई है, कोई इनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है।
आपके माध्यम से ज़रूर आग्रह करूंगा, अपनी तरफ से तो मैं प्रयास करूंगा ही कि जितना हो सके कि इनकी आवाज़ को बुलंद कर सकूं, इनकी मांगों को उचित जगह तक पहुंचा सकूं, और सरकार से मांग करता हूं कि इनकी उचित मांगे हैं, इनका हक है, इनका अधिकार है, उसको पूरा किया जाए। नई शिक्षा नीति आप लाएंगे? भाई बिल्कुल, मैं जिस दिन सरकार का हिस्सा बनूंगा, इस बात को तो मैंने स्पष्ट तौर से कहा ही। आज दिन में भी हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा है कि भैया जो सरकार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, जो गठबंधन, जो राजनीतिक दल बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का समर्थन करेगी, आने वाले दिनों में सरकारी एजेंडे में जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को शामिल करने का वादा करेगी। भाई मेरे बारे में कहा जाता है ना कि 2020 का मैंने गठबंधन क्यों छोड़ा। लोग कहते हैं सीटों का, सीट भाई 15 सीट आप मुझे दे रहे थे, मुझे सीटों से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए मेरे पिता जो अपने अंतिम सपने के तौर पर जो संकल्प को मुझे देकर गए हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो मेरे लिए मायने रखता है। मैंने गठबंधन के दोनों दलों के सामने ये बात रखी थी 2020 के विधानसभा के चुनाव से पहले, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के सामने, कि भैया एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बने, जो हर गठबंधन धर्म की परंपरा होती है। भैया जितनी भी गठबंधन की सरकारें बनी है, सबने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, तो मैंने इनसे यही आग्रह किया था कि उसको बनाइए। आप सात निश्चय को भी रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं मानता कि भैया नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है, मैं नहीं मानता कि नल जल, ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो बुनियादी ज़रूरत है, ये तो आपको पूरी करनी ही करनी है। बट जब तक आप आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स, एमएनसीज की बात नहीं करेंगे, जब तक सरकारी रिक्त पड़े पदों को भरने की आप बात नहीं करेंगे, जब तक बंद पड़ी मिलों को वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करके उनको दोबारा से चालू नहीं करवाएंगे, तब तक आप बिहार में रोजगार आप नहीं सृजन कर सकते हैं। आप जब तक निवेशकों को यहाँ पे नहीं बुलाएंगे, भाई गुजरात दूसरे राज्य करते हैं ना इन्वेस्टर समिट, आखिरी बार मेरे प्रदेश ने कब किया इन्वेस्टर समिट, किसी को नहीं पता। तो जब तक आप उनको बुलाकर सिंगल विंडो क्लियरेंसेज नहीं देंगे, तब तक बिहार में रोजगार की आप अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे। और इन तमाम बातों को प्रमुखता से मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने रखा, और यही आग्रह बार बार मैंने गठबंधन से भी किया था उस वक्त। भाई अगर मुझे इससे सुख ऐशो आराम का ही शौक होता तो मैं तो उस वक्त भी समझौता कर लेता ना, और समझौता करता। 15 सीटें दे रहे थे, 10-12 मेरे विधायक जीतते, 2 मंत्री बनते बिहार में, केंद्र सरकार में मैं मंत्री होता, ना मेरी पार्टी टूटती, ना मेरा परिवार टूटता, ना मुझे मेरे ही घर से बाहर किया जाता। पर अगर ये तमाम चीज़ों को छोड़कर अगर मैं आया हूँ, तो भैया मैं भी तो इनकी तरह सर पे कफन बांधकर ही निकला हूँ ना, कि बिहार को जब तक विकसित राज्य नहीं बना दूंगा चैन से, तो मैं भी नहीं बैठूंगा। एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा मंत्री से जब पूछते हैं शिक्षा को लेकर, तो कहते हैं ये वैलिड क्वेश्चन आपका नहीं है, बाद में बात करते हैं। क्यों वैलिड क्वेश्चन नहीं है भैया? जब कोई परिवार मर जाएगा तब आपके लिए वैलिड होगा, जब ये लोग जब मर जाएंगे तब आपके लिए वैलिड होगा। भाई मर तो ये लोग वैसे भी रहे हैं। अभी इन लोगों के आग्रह में एक ये भी आग्रह है कि भैया हमको या तो आत्मदाह करने की परमिशन दिलवा दीजिए, या हमको भूख हड़ताल करने की परमिशन दिलवा दीजिए। बात सही है इनकी। भाई मैं भी इनकी जगह होता तो मैं भी यही बात बोलता कि मर तो हम लोग वैसे भी रहे हैं, हमारा परिवार वैसे ही मर रहा है, तो इससे अच्छा तो आप हम लोग को एक दे ही दीजिए कि भैया तुम लोग जाओ, मर जाओ, तुम लोग के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर शिक्षा मंत्री के लिए ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है, बिहार का भविष्य जो आज सड़क पर बैठा हुआ है, अगर ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है, तो फिर वैलिड क्वेश्चन है क्या उनके लिए? क्या उनके लिए सिर्फ वैलिड क्वेश्चन कि उनकी सरकार कैसे बची रहेगी, वो गठबंधन के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, सिर्फ यही वैलिड क्वेश्चन है? सिर्फ सत्ता की कुर्सी उनकी कैसी बची रहे, सिर्फ यही उनके लिए वैलिड क्वेश्चन है? भाई वैलिड क्वेश्चन ये है जो विधानसभा तक जवाब देना जरूरी नहीं समझती, ये कहीं ना कहीं आम बिहारियों की आवाज को दबाने का प्रयास है सत्ता के द्वारा। कुछ दिन पहले मगध यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएं भी आई हुई थी 17-20 के सत्र की, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री के सामने आवेदन जब दिया, तो उन्होंने कहा कि लड़कियां जो है ज्यादा तेज आवाज में नहीं बात करती है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, मानसिकता है भैया ये इन लोगों की। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात क्या करते हैं भैया? वोट बैंक बनाना चाहते हैं वो। सशक्तिकरण के नाम पे सिर्फ महिलाओं को उन्होंने वोट बैंक बना के रखा हुआ है। महिलाओं, आज जब महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, इनके शराबबंदी कानून की वजह से ही रो रही हैं ना। किसी एक महिला से जाके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने या इनके नेताओं ने जाकर मिलना जरूरी समझा? परिवार में, और जो ये लोग लीपापोती करते हैं, ठंड के समय में बोलेंगे ठंड लगने से मर गया, गर्मी के समय में बोलेंगे लू लगने से मर गया, जबकि वो जहरीली शराब पीने से मर रहा है। और सिर्फ ये लू, गर्मी, ठंड, सर्दी ये सिर्फ पुरुषों को ही लगती है, महिलाओं को नहीं लगती। एक जहरीली शराब से जहाँ पे जिस परिवार में मौत हुई, और मैं तो मौत नहीं, मैं तो हत्या बोलता हूँ, क्योंकि अगर किसी को जहर खिला के मारा जाता है तो वो हत्या होती है। एक किसी परिवार से जाकर मुख्यमंत्री जी ने मिलना जरूरी समझा? महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, और ये मानसिकता तो रह रहकर दिखती है ना। अगर इनके मंत्री बोलते हैं कि महिलाएं ऊंची आवाज में बात नहीं करती, या महिलाओं के संस्कार ऐसे नहीं वैसे नहीं, अब होते कौन है महिलाओं पे टिप्पणी करने वाले भैया?
और आज की तारीख में 21वीं सदी की महिलाएं हैं, ना सिर्फ अपने हक के लिए वो बोलेंगी, लड़ेंगी भी और लड़कर जीत के भी दिखाएंगी। अनशन पर बैठी ही ना महिलाएं, और ये इनकी ताकत।